हेलो दोस्तों, आप लोग बहुत बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मौलिक अधिकार के बारे में कि मौलिक अधिकार क्या होता है, कैसे होता है और इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कैसे आते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार की जब हम लोग बात करते हैं, है ना, तो मौलिक अधिकार इतना छोटा सा चैप्टर नहीं है। मौलिक अधिकार जिसे हम लोग मूल अधिकार भी कहते हैं। मूल अधिकार के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, है ना। जैसे ऐसी सरकार का गठन करना जिसका उद्देश्य व्यक्तियों की हित की अभिवृद्धि करना है ना। तो ऐसे बहुत सारे कार्य हैं, जैसे नागरिकों के व्यक्तित्व का विकास करना, सरकार की शक्तियों को सीमित करना, ये सब मूल अधिकार का उद्देश्य है। तो मूल अधिकार क्या है, कैसे है, उसके विषय में आइए जानते हैं। मूल अधिकार जो है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा और इसके ऊपर एक प्रश्न आता है। इसका वर्णन संविधान में कहाँ किया गया है? भाग 3 में किया गया है। आपको स्पष्ट पता होना चाहिए कि भाग 3 जो है किससे संबंधित है? मूल अधिकार से संबंधित है। ये आपको भूलना नहीं है, ठीक है। इस पर एक प्रश्न आपका पूछता है, किससे संबंधित है? मूल अधिकार संबंधित है। कितने अनुच्छेद से लेकर के कितने अनुच्छेद तक मूल अधिकार के विषय में है? तो 12 से लेकर के 35 तक, ये ध्यान रखना है। आर्टिकल 12 से 35 तक जो है वो मूल अधिकार है। क्या इसमें संशोधन हो सकता है? तो इसमें संशोधन हो सकता है, ठीक है। राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 जो राष्ट्रीय आपात है, उसमें जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को बाधित किया जा सकता है। यानी आप ये समझ लीजिए कि आर्टिकल 20, यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर दें भाई, मिटा दें। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर हम आपको क्या बताने जा रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि इमरजेंसी लग गया है, अब इमरजेंसी में क्या स्थिति आएगी, क्या हो सकता है, कौन कौन सा अधिकार जो है वो बाधित हो जाएगा? तो आर्टिकल 20 और 21 इसको छोड़कर अन्य सभी मूलाधिकार क्या हो जाएंगे? बाधित हो जाएंगे। अन्य मूलाधिकार बाधित हो जाएंगे, ठीक है। प्रारंभ में जब संविधान बना था तो मूल अधिकार कितने थे? 7 थे। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1979 में किया गया, तो उसमें संपत्ति का अधिकार जो आर्टिकल 31 में था, ठीक है, आर्टिकल 31 में था, उसे हटा दिया गया और फिर उसे आर्टिकल 300A के अंतर्गत रखा गया। तो ये जितनी भी सारी बातें हैं पॉइंट 1, 2, 3 और 4 में रखा गया है, इसको आपको बेहतर तरीके से समझना है, इसे याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपके सीधे सीधे क्वेश्चन मिलते हैं, है ना, कि किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक मूल अधिकार है, किस भाग में है, कौन सा मूल अधिकार हटाया गया, जो मूल अधिकार हटाया गया वो किस आर्टिकल में था, अब किस आर्टिकल में रखा गया है, तमाम बातें। भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो क्या है? एक लिखित संघात्मक संविधान है ना। लेकिन इसका उल्लेख जो किया गया है वो विस्तृत और व्यापक रूप से किया गया है, और जो मूल अधिकार बनाया गया है उस समय जो बनाया गया था वो आधुनिक लोकतंत्रात्मक जो विचारधाराएं हैं, है ना, उसके अनुकूल ही है, उसको लेकर के ही बनाया गया है। इसीलिए अध्याय 3 को क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा, भारत का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? आर्टिकल 3 को, यानी मूल अधिकार को कहा जाता है, ठीक है। अधिकार पत्र द्वारा ही अंग्रेजों ने 1215 में इंग्लैंड के सम्राट जॉन से नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा प्राप्त की थी। सबसे पहले मूल अधिकार की मांग कहाँ की गई थी? इंग्लैंड में की गई थी। किसके सामने की गई थी? सम्राट जॉन के सामने। कब किया गया था? 1215 में किया गया था। ये प्रथम लिखित दस्तावेज है और इस दस्तावेज को मूल अधिकारों का जन्मदाता कहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ से भी आपके 2-3 प्रश्न बनते हैं। अब जो मूल अधिकार हमारे भारतीय संविधान में अभी उल्लिखित हैं, जो 6 प्रकार के हैं, पहले 7 थे अब 6 हैं, वो कौन कौन से हैं?
समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो सबके सामने हमने आर्टिकल लिख दिया है। समता या समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25-28 यानी 25 से 28 तक है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, और अनुच्छेद 32 में यानी आर्टिकल 32 में दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब एक एक करके सारे अधिकारों के विषय में हम लोग जान लेते हैं कि सारे अधिकार हैं क्या और कैसे हैं। सबसे पहले बात करते हैं समानता का अधिकार का। आर्टिकल 14 से 18 तक इस अधिकार के बारे में कहा गया है जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। पहला क्या है? आर्टिकल 14 क्या कहा जाता है? कहता है कि हम समानता का अधिकार रखते हैं। किसके समक्ष? विधि के समक्ष, कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता का क्या मतलब है? कानून के समक्ष समानता का मतलब है कि सभी व्यक्तियों को कानून से बड़ा नहीं होने दिया जाएगा। यह अधिकार किसके किसके ऊपर लागू होता है? नागरिक और गैर नागरिक। नागरिक और गैर नागरिक दोनों को अधिकार मिलते हैं, अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, इसी के तहत कसाब को समानता का अधिकार के ही तहत उसे सुरक्षित रखा गया था। आर्टिकल ये 14 हो गया। ये क्या है? आर्टिकल आपका 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। सार्वजनिक स्थानों पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसको अगर हम उस लैंग्वेज में बात करें तो क्या कहता है? ये कहता है कि आपका धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया जाएगा और बच्चों, महिलाओं को विशेष संरक्षण दिया जाएगा, यानी प्रोहिबिटिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, है ना, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर इसमें जो सुविधा दी गई है वो किस में दी गई है? दुकानों पर, सार्वजनिक भोजनालय में, पार्कों में, होटलों में, है ना, मनोरंजन स्थल पर, यहाँ पर स्नान घाट पर, तालाब पर, इन जगहों पर आप इन आधारों पर किसी से विभेद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये व्यवस्था दिया गया है। आगे बात करते हैं आर्टिकल 16 की। तो आर्टिकल 16 ये तीसरा पॉइंट है कि सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता हम देंगे। सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता का मतलब है कि हम जो मूल अधिकार किसको प्राप्त है? केवल नागरिकों को, केवल नागरिकों को प्राप्त है। इनका कहना है कि हम भारत के नागरिकों को समान रूप से जितने भी सरकारी नौकरी होंगे उसमें हम समान अवसर की व्यवस्था देते हैं, यानी हम किसी को भी नौकरी देने का जो अधिकार है उसको हम यथावत बनाए रखते हैं, यानी उसे नौकरी पाने का अधिकार है समान रूप से। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे प्रोवाइजो जोड़ दिए गए, उपवर्ग जोड़ दिए गए कि अगर सरकार जरूरी समझे तो उन वर्गों के लिए आरक्षण का प्राविधान कर सकती है जिनका राज्य की सेवा में प्रतिनिधित्व कम है। तो ये किसके ऊपर संकेत किया गया है? SC, ST और OBC। अगर ये लोग उस जगह पर यानी उस राज्य सेवा में इनका प्रतिनिधित्व अगर कम है तो इन्हें क्या किया जाएगा? आरक्षण की व्यवस्था के अंतर्गत रखा जाएगा और इसके अंतर्गत आर्टिकल 16 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ये समझ में आ गया। और ये भी कहा गया है कि इसके अंतर्गत जब किसी को भी नौकरी दी जाएगी तो धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, निवास के आधार पर किसी नागरिक से भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। लेकिन अपवाद स्वरूप क्या है कि इसमें आरक्षण का प्राविधान दिया गया है। आर्टिकल 17 क्या है? आर्टिकल 17 कहता है कि भाई हम एबोल्यूशन किसका करेंगे? अनटचबिलिटी का, अस्पृश्यता का अंत करेंगे। अस्पृश्यता का अंत है। अस्पृश्यता अगर कोई दिखाता है
तो उसको 500 रुपये जुर्माना, 6 महीने की कैद का प्रावधान है। और इसे 1955 में एक कानून बना करके इसे जोड़ा गया और कहा गया किसी भी व्यक्ति को जाति संबंधित व्यवस्था के अंतर्गत उसे संबोधित नहीं किया जाएगा, जाति वर्ग से उसे संबोधित नहीं किया जाएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे दंड मिलेगा। यानी सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 बनाया गया। कौन सा बनाया गया? लिख दे रहे हैं, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत दंडनीय बनाया गया। किसे दंडनीय बनाया गया? इसमें, ठीक है ना। आर्टिकल 18 की बात करें तो आर्टिकल 18 क्या कहता है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधियों का अंत कर दिया गया है। सिर्फ शिक्षा और रक्षा की उपाधि ही दी जाएगी, बाकी किसी उपाधि को नहीं दिया जाएगा, है ना। अगर भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार करता है तो राष्ट्रपति से परमिशन लेना पड़ेगा। जो व्यक्ति भारत का नागरिक न होते हुए राज्य के अधीन लाभ के पद पर है तो वह विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति के सहमति के बिना नहीं धारण करेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आइए बात करते हैं आर्टिकल 19 से 22 तक का, जो है स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये केवल और केवल नागरिकों को मिला है, केवल नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है, केवल नागरिकों को प्राप्त है। क्या कहता है? ये कहता है पहला, वाक स्वातंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, ठीक है। तो ये आर्टिकल 19 आपका जो है ये कई भागों में बटा हुआ है और आर्टिकल 19 जो कई भागों में बटा हुआ है उसका हम आगे अभी बताने जा रहे हैं आपको। इसके बाद है आर्टिकल 20 अपराधों एवं दोष संबंधी के संबंध में संरक्षण, ये हो गया आपका आर्टिकल 20। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये हो गया आर्टिकल 21, है ना। और कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ये हो गया आपका आर्टिकल 22, ठीक है। और शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 21A। तो ये आपके कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ अनुच्छेद हैं जो आपको स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं, जो केवल और केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। तो आर्टिकल 19 में, यहाँ पे अगर हम कहें कि आर्टिकल 19 में अकेले जो है वो कितने अधिकार हैं बताइए? 6 अधिकार हैं। और उन 6 अधिकारों को हम लोग अप्लाई करके भारतवर्ष में रहने का अधिकार पाते हैं। तो आइए एक एक करके सब जान लें, है ना। आर्टिकल 19, आर्टिकल 19(1). आर्टिकल 19(1) क्या है? देखिए हमने शॉर्ट में यहाँ पर आपको बता दिया है क्या क्या है। जमा होने, संघ यूनियन बनाने, आने जाने, निवास करने, जीविकोपार्जन और व्यवसाय करने का, लेकिन इसको विस्तृत रूप से हम आपको बता दे रहे हैं। आर्टिकल 19(1) यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, नहीं तो F समझ में आएगा ये। आर्टिकल 19(1) यहाँ पर क्या है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी भारत के सभी नागरिकों को अपना विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी जाती है। भारत के सभी नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो कुछ भी आए मुंह से बोलते जाइए, आपके ऊपर पाबंदी नहीं लगेगा। बिल्कुल लगेगा। पाबंदी कब लग सकता है? पाबंदी कब लगेगा? जब आपने वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के
आधार पर, है ना, भारत की प्रभुता और अखंडता का हनन किया है, भारत की एकता अखंडता का हनन किया है। दूसरा, कब पाबंदी लग सकती है? राज्य की सुरक्षा के लिए, राज्य की सुरक्षा पर आपने आंच आने दी है, राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। तीसरा क्या हो सकता है? आपने ऐसा भाषण दिया है कि विदेशी राज्यों की मैत्री पूर्ण मैत्रीपूर्ण संबंध जो है वो खतरे में पड़ गए हैं, है ना। पाबंदी कब है? जब इन पे खतरा आता है, राज्य की सुरक्षा पर खतरा, भारत की एकता अखंडता पर खतरा, विदेशी राज्यों की मैत्रीपूर्ण संबंध पर खतरा, ठीक है, लोक व्यवस्था पर खतरा। समझ लीजिए इसे आसानी से, लोक व्यवस्था पर खतरा। पांचवा कौन सा कारण है जिसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? शिष्टाचार सदाचार के हित में, शिष्टाचार और सदाचार। अब यही एक ऐसा है जिसमें दंगा भड़कता है, ठीक है ना, और लोक व्यवस्था के अंतर्गत भी दंगा भड़कता है। तो शिष्टाचार और सदाचार अगर आपने खो दिया है, गाली बक रहे हैं, तो भी आपके आर्टिकल 19(1) पर पाबंदी लगाई जाएगी। और कौन से कारण होते हैं? न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं, न्यायालय की अवमानना हो रही है, ठीक। और कौन सा कारण है जिसके ऊपर पाबंदी लगाई जा सकती है? मानहानि कर रहे हैं किसी का, या अपराध उद्दीपन कर रहे हैं, मानहानि या अपराध उद्दीपन। अपराध उद्दीपन का क्या मतलब है? कि आप अपराध के लिए किसी को उकसा रहे हैं। तो इनका अगर आप कुछ भी, इन 7 कारणों में से कोई भी एक कारण अगर आपके द्वारा किया जाता है, आपके भाषण के माध्यम से, आपके विचार व्यक्त करने के माध्यम से, तो आपका आर्टिकल 19 क्लॉज 1 पाबंद कर दिया जाएगा, चुप करा दिया जाएगा, और आपसे कहा जाएगा कि आप अपनी भाषणबाजी नहीं कर सकते हैं। तो ये केवल इसी पर नहीं लगता है, ये सभी जितने भी मूल अधिकार हैं, सभी मूल अधिकारों पर, ठीक है ना, सभी मूलाधिकारों पर लागू है, ठीक है, सभी मूल अधिकारों पर लागू है। अगर इनका हनन हुआ तो आपके मूल अधिकार खतरे में पड़ जाएंगे, आपके मूल अधिकार समाप्त कर दिए जाएंगे। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 ये क्या कहता है? ये कहता है शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन, शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप, यानी कोई भी नागरिक कहीं भी जाता है, किसी भी समारोह में जाता है, तो वह शांतिपूर्ण जाएगा, हो हल्ला नहीं मचाएगा और बिना हथियार के जाएगा। निरायुध का मतलब होता है बिना हथियार के जाना। यानी आप किसी भी समारोह में, किसी भी सभा समारोह शादी, है ना, में आप अगर जाते हैं तो शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे और निरायुध सम्मेलन करेंगे, यानी हथियार आपके पास नहीं होना है। जुलूस निकालना, इसमें जुलूस भी शामिल होता है ना, तो आप जुलूस में हथियारों का प्रदर्शन नहीं करेंगे। आर्टिकल 19(2) हो गया। आर्टिकल 19(3) की बात करें, आर्टिकल 19(3) की बात करें तो आर्टिकल 19(3) में क्या है कि भाई आप संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता रखते हैं, संगम या संघ बनाने की
स्वतंत्रता। ठीक है, तो संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता क्या है? आप पार्टी बना सकते हैं, ठीक है, आप अपना कोई भी सोसाइटी बना सकते हैं, कोई ट्रस्ट बना सकते हैं। ये आर्टिकल 19 थर्ड में रखा गया है। आर्टिकल 19 फोर्थ में क्या है? आर्टिकल 19 फोर्थ में क्या है कि भारत में सर्वत्र स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण करने की छूट। भारत में सर्वत्र भ्रमण करने की स्वतंत्रता। आप कहीं भी भारत में भ्रमण कर सकते हैं सिवाय उन जगहों के जहां पर भारत सरकार ने युक्त निर्बंधन लगा सका है, यानी जहां पर भारत ने रोक लगा रखा है वहां पर आप नहीं जा सकते। जैसे मान लेते हैं अभी क्या है कि आप हर जगह घूम सकते हैं, लेकिन जहां पे कोरोना बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है वहां पर आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर युक्त निर्बंधन है, यानी कि वहां पे धारा 144 लगा है या नाइट कर्फ्यू लगा है। तो आप कहेंगे कि नहीं, हमारे ये आर्टिकल 19 फोर्थ का उल्लंघन हो रहा है, हम जा सकते हैं, तो वहां पर आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और ये आपका मूल अधिकार तुरंत रद्द समझा जाएगा। यानी भारत सरकार ने जहां पर पाबंदी लगाई है या उस राज्य के राज्य सरकार ने जहां पे पाबंदी लगाई है, चाहे वो जनजातियों के संदर्भ में हो, चाहे वो सुरक्षा के संदर्भ में हो, चाहे वो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के संबंध में हो, जिस प्रकार के भी पाबंदी लगाई गई है उसका पालन करना आपका अधिकार बनता है। अगर आप उसको उल्लंघन करते हैं तो आपके इस स्वतंत्रता को समाप्त समझा जाता है। आर्टिकल 19.5 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 19.5 में कहा गया है कि भारत के किसी राज्य क्षेत्र में, भारत के किसी राज्य में निवास करने व बसने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो निवास भी कर सकते हैं आप और बस भी सकते हैं। बसने का मतलब आप वहां पे अपना मकान खरीद करके, जमीन खरीद करके बनवा लीजिए, लेकिन जो पहले हमने 5-7 कारण बताए उनका अगर आप उल्लंघन करते हैं तो ये आपकी स्वतंत्रता बाधित कर दी जाएगी। पहले क्या था कि जम्मू कश्मीर लद्दाख में आप ये सारा काम नहीं कर सकते थे, यानी आर्टिकल 19 फिफ्थ जो था वो लागू नहीं था, लेकिन अब वहां पर भी ये लागू है। आप वहां पर भी बस सकते हैं, रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वहां पर नहीं जा सकते जहां पर सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हितों का संरक्षण करने के लिए प्रतिबंध लगाए हैं, तो वहां पर आप नहीं जा सकते हैं। आर्टिकल 19(6) में क्या दिया गया है? आर्टिकल 19(6) में दिया गया है वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार की स्वतंत्रता। ठीक है, मतलब आपको कोई भी प्रोफेशन करने की स्वतंत्रता है, कोई भी ऑक्यूपेशन करने की स्वतंत्रता है, कोई भी ट्रेड करने की स्वतंत्रता है या कोई भी बिजनेस करने की स्वतंत्रता है, लेकिन आप कोई भी ऐसा प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस नहीं कर सकते हैं जो देश की एकता, अखंडता, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, सदाचार, इन सब चीज़ों पर भारी पड़े। अगर भारी पड़ेगा तो वहीं पर आपके इस अधिकार को बंद कर दिया जाएगा। ठीक है ना, जैसे मान लेते हैं किसी व्यक्ति को विधि व्यवसाय करने के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है जबकि उसके पास विधि स्नातक की उपाधि न हो। तो अगर जिसमें जहां पर सरकारी व्यवस्थाएं हैं उसी के अनुसार आप काम करेंगे, जहां पर सरकारी व्यवस्थाएं नहीं है वैसा आप कार्य नहीं करेंगे। तो ये क्या था आपका आर्टिकल 19 के सारे प्राविधान। ठीक है, अगर मान लेते हैं आपको पढ़ते समय, वीडियो देखते समय कहीं कोई दिक्कत अगर आती है तो उस दिक्कत को आप सॉल्व कर सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है GS विथ दिनेश सर। ठीक है, GS विथ दिनेश सर पर आइए,
और वहाँ पर लॉगिन कर लीजिए अपने आप को ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ पर आकर के आप अपनी क्वेरी हमसे सॉल्व कर सकते हैं, अपनी क्वेरी यहाँ पूछ सकते हैं और ये सुविधा आपको 24/7 उपलब्ध है। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है हम आपके साथ हैं, दिनेश सर आपके साथ हैं। ठीक है, अभी चेहरा नहीं दिख रहा है दिनेश सर का, लेकिन आगे के वीडियोस में हम बाकायदा चेहरे के साथ आएंगे, तो बिल्कुल परेशान ना होइए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल उपलब्ध कराने के लिए हम ये सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल मिले, आपके एग्ज़ाम क्रैक करने में आपको मदद मिले। अब आइए बात करते हैं आर्टिकल 20 और 21 और 22 की। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा और स्लाइड ऐड कर लेते हैं और उस स्लाइड ऐड करने के बाद हम बाकी का आपको बताते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी बात करेंगे 20, 21 और 22 के बारे में। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 20 की। आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ क्लॉज दिए गए हैं, छोटे छोटे क्लॉज दिए गए हैं। उस क्लॉज में ये सुविधा भारतीय संविधान ने क्या दिया है। तो पहले तो ये समझ ले कि भाई आर्टिकल 20 कहता क्या है। आर्टिकल 20 ये कहता है कि अगर आप अपराध करेंगे तो हम आपको अपराध करने के बाद बचा लेंगे। लेकिन ये नहीं समझ में आता है भाई बचाओगे कैसे, हमने तो अपराध किया, आप बचाओगे कैसे। तो ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो नागरिक हो या चाहे गैर नागरिक हो, यह अधिकार दिया गया है कि उसे तब तक दंड नहीं दिया जाएगा जब तक उसने किसी पहले से लागू कानून का उल्लंघन न किया हो। तो अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कानून का उल्लंघन करता है तो वो दोष सिद्धि के काबिल है, लेकिन अगर वो किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करता है तो उसे हम बचा लेंगे। तो अब इसमें आगे कुछ संरक्षण प्रदान किए गए हैं। पहला क्या है, आर्टिकल 20 का क्लॉज 1, सब क्लॉज 1 क्या कहता है, किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक उसने किसी विधि का उल्लंघन न किया हो। किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक उसने उस समय लागू किसी विधि का उल्लंघन न किया हो। ठीक है, तब तक उसे नहीं। जैसे मान लेते हैं कि आपका जो आईपीसी है उसमें छोटे से छोटे बात के लिए भी सजा का प्राविधान है। तो अगर कोई आप कार्य करते हैं जिसके लिए कोई सजा के लिए कानून न बना हो, ठीक है, तो आपको हम बचा लेंगे। हम मतलब संविधान कहता है कि आपको तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि आपने किसी भी विधि का उल्लंघन न किया हो। इसमें सब क्लॉज 2 क्या कहता है? सब क्लॉज 2 कहता है किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए उससे अधिक दंड नहीं दिया जाएगा। किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए उससे अधिक दंड नहीं दिया जाएगा जो कानून में वर्णित हो। ठीक है, जो कानून में वर्णित हो। जैसे मान लेते हैं किसी व्यक्ति को 6 महीने की सजा वर्णित है
तो आपको साल भर की सजा नहीं दी जाएगी, ठीक है ना। तो आपको साल भर की सजा नहीं मिलेगी, आपको फिर कैसी सजा मिलेगी, 6 महीने की ही सजा मिलेगी। क्लियर हो गया ना। आर्टिकल 20 में आपको इतने सब क्लॉज दिए गए हैं। इसमें पहला सब क्लॉज दिया गया है कि आपको किसी भी विधि का अगर आप उल्लंघन नहीं करते हैं तो आपको सजा नहीं मिलेगी, आप दोषी नहीं समझे जाएंगे। किसी व्यक्ति को जितना अपराध किया है उतना ही दंड मिलेगा, उससे अधिक दंड नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसमें सब क्लॉज 3 है। सब क्लॉज 3 क्या कहता है, सब क्लॉज 3 कहता है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं मिलेगा। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा। तो ये बात एकदम क्लियरली समझ लीजिए कि क्या है इस आर्टिकल में। और ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण भारतीय संविधान कैसे देता है, इस बात को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। सब क्लॉज 4 क्या कहता है कि किसी भी अपराध के अभियुक्त को, मान लेते हैं कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो वो अभियुक्त हो गया, अब स्वयं उसे इस बात का जोर नहीं डाला जाएगा कि तुम अपनी ही विरुद्ध साक्ष्य, अपनी ही विरुद्ध एविडेंस प्रस्तुत कर दो। तो क्या है, किसी अपराध के लिए अभियुक्त को, अभियुक्त मतलब जिसने कानून तोड़ा है, अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये 4 ऐसे सब क्लॉज हैं जिसके अंतर्गत हम इस बात को कंसीडर कर सकते हैं कि अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में हमें भारतीय संविधान कितना संरक्षण दे सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबके। चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल 21 की। आर्टिकल 21 क्या कहता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत ये है कि भाई किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक का मतलब होता है शारीरिक स्वतंत्रता को बाधित नहीं किया जाएगा, है ना, चाहे वो नागरिक हो और चाहे वो गैर नागरिक हो। तो इसमें हम कैसे समझेंगे कि हमें किन किन मामलों में हमारा आर्टिकल 21 इम्प्लाई होता है, यानी किन किन कौन कौन से ऐसे मामले हैं जिसमें आर्टिकल 21 का उल्लंघन होता है। जैसे विदेश जाने, विदेश में भ्रमण करने की स्वतंत्रता, है ना, तुरंत अन्वेषण करने और विचारण करने का अधिकार हमारे पास होना चाहिए। भाई कोई हमारे खिलाफ अगर कोई बात हो गई हो
तो पुलिस तुरंत उसका खोजबीन करे, ये हमारा अधिकार है। तो ये अगर ये नहीं होता है तो आर्टिकल 21 का उल्लंघन माना जाएगा। यातना न दिए जाने का अधिकार, कोई भी व्यक्ति चाहे वो पुलिस अधिकारी ही क्यों ना हो, हमें यातना नहीं दे सकता, शारीरिक यातना नहीं दे सकता। अगर वो देता है तो आर्टिकल 21 का उल्लंघन करता है। ठीक है। विधिक सलाहकार और कुटुंब के सदस्यों मित्रों से मुलाकात करने का अधिकार। अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जो किसी अपराध के संदर्भ में जेल में बंद है, तो उसको आर्टिकल 21 के तहत अपने कुटुंबियों से मिलने का अधिकार होता है, और अगर कोई इसके अधिकार को रोकता है तो वह आर्टिकल 21 का उल्लंघन माना जाएगा। ठीक है। तो आर्टिकल 21 इसमें अप्लाई हो जाएगा। दोष मुक्ति के बाद अवैध रूप से कारागार में रखने का अधिकार, अवैध रूप से कारागार में बंद रखने पर प्रतिकार का अधिकार। यानी अगर कोई व्यक्ति है जिसका जो सजा है वो पूरा हो गया है और सजा पूरा होने के बाद भी उसे जेल में रखा जा रहा है, तो वह प्रतिकार कर सकता है, विरोध कर सकता है। तो ये सब उसके आर्टिकल 21 के ही अंतर्गत रखे जाएंगे, है ना। अपील करने का कानूनी अधिकार, जीविकोपार्जन का अधिकार। तो कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जो आर्टिकल 21 में आते हैं, हम इसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं। पहला, विदेश जाने का अधिकार। दूसरा, निःशुल्क विधिक अधिकार। तीसरा, यातना न दिए जाने का अधिकार। चौथा, पुलिस क्रूरता के विरुद्ध अधिकार। ठीक है। पांचवा, अपील करने का अधिकार। छठा, जीविकोपार्जन का अधिकार। ये सब अधिकार ऐसे हैं जो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आते हैं। अगर इनमें से किसी एक का भी कोई भी अधिकार छीना जाता है तो इसका मतलब है कि वह आर्टिकल 21 का उल्लंघन कर रहा है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल 22 का। आर्टिकल 22 क्या कहता है? आर्टिकल 22 कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक है, ये आर्टिकल 22 है। आर्टिकल 22 में भी कुछ खंड हैं, है ना। उस खंड के अनुसार ही व्यक्ति कार्य करता है। यानी कि हमें आर्टिकल 22 में क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं। तो पहला है, जो व्यक्ति गिरफ्तार किया जाएगा उसकी तुरंत गिरफ्तारी का कारण बताया जाए। गिरफ्तारी का कारण बताना। ठीक। दूसरा क्या है? गिरफ्तार व्यक्ति को अपने वकील से मिलने और बात करने का अधिकार। ये
किस मामले में दिया जा रहा है? ये उस मामले में दिया जा रहा है जब व्यक्ति पहली बार गिरफ्तार हो रहा है। अब कोई हिस्ट्री सीटर है या कोई पीडीए एक्ट के तहत है या प्रिवेंटिव डिटेक्शन एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है, निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है, तो उसको आर्टिकल 22 का लाभ नहीं मिलेगा। तो आर्टिकल 22 में क्या क्या लाभ मिलते हैं ये हम आपको बता रहे हैं। जब पुलिस गिरफ्तार करने आएगी तो गिरफ्तारी का कारण बताएगी, गिरफ्तार व्यक्ति को अपने वकील से मिलने और बात करने का अधिकार दिया जाएगा। तीसरा क्या है कि भाई जो व्यक्ति गिरफ्तार किया जाएगा उसे 24 घंटे के अंदर कहां पहुंचाना होगा? निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। ठीक है, अब ये क्यों पेश किया जाता है? क्योंकि मजिस्ट्रेट जान सके कि यह व्यक्ति दोषी है अथवा निर्दोष है। अगर दोषी होता है तो पुलिस रिमांड में दे दिया जाता है पूछताछ करने के लिए, और अगर दोषी नहीं है तो वहीं उसकी जमानत हो जाती है। ठीक है, तो ये 3 अधिकार उन्हीं व्यक्तियों को ही दिए गए हैं जो पहली बार गिरफ्तार हुए हैं, जिनकी गिरफ्तारी का कोई रिकॉर्ड थाने में मौजूद नहीं है, अथवा जो हैबिचुअल अपराधी नहीं है, जो हैबिचुअल हैं, पेशेवर अपराधी हैं, उनके लिए ये सारा आर्टिकल 22 काम नहीं करेगा। ठीक है ना? तो ये किसको नहीं मिलता है? जो किसे नहीं प्राप्त है? आर्टिकल 22 का लाभ किसे प्राप्त नहीं है? तो निवारक निरोध से संबंधित गिरफ्तार व्यक्ति, प्रिवेंटिव डिटेक्शन एक्ट के तहत जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है। दूसरा, हिस्ट्री सीटर, जिसकी हिस्ट्री खुली हुई है थाने पर कि ये अपराधी है और श्रृंखलाबद्ध अपराध करता है। ठीक है ना? और किसको नहीं मिलेगा? संसद या न्यायालय की अवमानना किया है। ठीक है, इन सबों को ये अधिकार नहीं मिलेगा। ठीक है ना? और किसको नहीं मिलेगा? बहुत लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है। जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तारी हुई है, उन्हें भी ये नहीं मिलेगा। ठीक है, और किसको नहीं मिलेगा? जो कोफे पोसा के तहत गिरफ्तार हुए हैं, कोफे पोसा क्या है के तहत गिरफ्तारी? इनको डायरेक्ट पूछताछ के लिए लिया जाता है, इनको कुछ भी सुविधा नहीं मिलेगी। कोफे पोसा का मतलब विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम। कोफे पोसा का पूरा नाम है विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम। तो इन लोगों को ये सब लाभ नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गया आपके? है ना? कहीं कोई दिक्कत आएगी तो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आपके साथ हैं। ठीक है ना? अब आइए बात करते हैं आर्टिकल 23 और 24 की। तो आर्टिकल 23 क्या कहता है भैया? आर्टिकल 23 कहता है कि अगर मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम होता है, यानी बेगारी कराई जाती है और आपको जो है गुलामी प्रथा करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, तो आप आर्टिकल 23 का उल्लंघन करते हुए पाए जाएंगे और आपको ये सुविधा मिलती है कि आप इसकी शिकायत करें
और आपके मूल अधिकार का ये हनन हो रहा है तो आर्टिकल 23 के तहत आपको बचाया जाएगा। लेकिन अगर स्वयं आपने स्वीकार किया हो, आप बालिग हैं और आपने ये स्वीकार कर लिया हो कि नहीं हम गुलामी भोगेंगे, तो कानून ज़्यादा मदद नहीं कर पाएगी। लेकिन हाँ, अगर जिस दिन वो पकड़ में आएंगे उस दिन आपको आर्टिकल 23 का उल्लंघन करने के आरोप में उन्हें तो गिरफ्तार किया ही जाएगा और आपको भी उससे आज़ादी दिला दी जाएगी। लेकिन अगर आप खुद कोशिश करते हैं तो उनको दंड भी मिलेगा, है ना। अब इसमें आर्टिकल 24 क्या है? आर्टिकल 24 कहा जा रहा है कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बालक हैं, ये तो हो गया आपका आर्टिकल 23, ये हो गया आपका आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 क्या कहता है? 14 वर्ष से कम बालकों का नियोजन किसी भी फैक्ट्री में नहीं हो सकता है ना। और ऐसे जगह पे नहीं होगा, कहाँ कहाँ नहीं होगा? खानों में, माइंस में, जिसको माइंस कहते हैं, माइंस में नहीं होगा। कारखाने में नहीं होगा, कारखानों में यानी फैक्ट्रीज में 14 वर्ष तक के बच्चों का यहाँ पर काम करना मना है, जो 14 वर्ष से कम आयु के हैं। लेकिन यहाँ पे सरकार ने अभी संशोधन कर दिया है कि अगर 14 वर्ष से कम का बालक है और वो अपने घर के ही किसी छोटे मोटे रोजगार में हाथ बटा रहा है और पढ़ाई भी कर रहा है तो उसके ऊपर आर्टिकल 24 के उल्लंघन का आरोप नहीं लगेगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक दिया गया है? आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक जो है वो किसमें दिया गया है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार में क्या है भाई? आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो स्वतंत्र है वह अपने अंतःकरण से किसी भी धर्म को बिना किसी बाधा के मान सकता है, आचरण कर सकता है और प्रचार करने की उसके अंदर स्वतंत्रता है। इसी के तहत सिखों को कृपाण लेकर के चलने की स्वतंत्रता मिली हुई है। तो आर्टिकल 25 के अंतर्गत ही सिखों को कृपाण लेकर के चलने की स्वतंत्रता है। धार्मिक स्वतंत्रता के होते हुए भी राज्य जो है धार्मिक आचरण संबंध किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक और सांसारिक क्रियाकलापों के लिए कानून बना सकता है ना। इसी तरह हिंदू धर्मावलंबी के तहत सिख हो गए, जैन हो गए, बौद्ध धर्म है, इन सब को मानने वाले व्यक्तियों को शामिल किया गया है ना। अब आर्टिकल 26 क्या कहता है? आर्टिकल 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी कोई भी व्यक्ति है वह चैरिटेबल ट्रस्ट बना सकता है, अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन कर सकता है ना। उस धर्म से संबंधित जो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को इकट्ठा कर सकता है और उस पर प्रशासन कर सकता है। तो ये सारे कार्य किसके अंतर्गत कर सकता है? आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता के अंतर्गत कर सकता है। आर्टिकल 27 क्या कहता है? ये है आपका आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति है जो किसी धर्म को मानता है तो उस धर्म के लिए अगर वो कुछ खर्चा कर रहा है तो उसे टैक्स से परे रखा जाएगा, यानी उस खर्च को टैक्स के अंतर्गत नहीं जोड़ा जाएगा। तो यानी कि टैक्स का जानकारी देने के लिए उसे अलग रखा जाएगा, यानी किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसकी आय को वह किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की वृद्धि के लिए व्यय करता हो। आर्टिकल 28 क्या कहता है? ये है आपका आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 कहता है कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। यहाँ पर ये 18+ के लिए और 18- के लिए दो व्यक्तियों के लिए बात किया गया है। अगर 18- का कोई व्यक्ति है यानी 18 साल से कम का है और किसी विद्यालय में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना हो रही है तो वह अपने गार्जियन की अनुमति से ही उपस्थित हो सकता है। अगर गार्जियन मना कर दे तो उसको उपस्थित नहीं होना है, और अगर स्कूल इस पर दबाव डालता है तो ये आर्टिकल 28 का उल्लंघन माना जाएगा। अगर कोई बच्चा 18 से ज़्यादा उम्र का है तो वह अपनी इच्छा के अनुसार धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में उपस्थित हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया सारी बातें। अब बात करते हैं आर्टिकल 29 और 30 के बारे में। आर्टिकल 29 और 30 क्या कहता है? आर्टिकल 29 क्या कहता है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार में आर्टिकल 29 और 30 को रखा गया है।
आर्टिकल 29 यहां पर ये क्या है आपका आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 कहता है कि कोई भी भारत का नागरिक है वो अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने के लिए भाषा, लिपि और संस्कृति, यहां देखिए ना लिखा है ना, भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए वो क्या करेगा, अपनी सारी व्यवस्थाएं करेगा। उसको कैसे आगे बढ़ाना है, किन लोगों को शामिल करना है, ये सब उसके पास रहेगा। ये सारे अधिकार उसके पास रहेंगे। और ये जो सारे अधिकार हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के अंतर्गत। ये किसके अंतर्गत आते हैं, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब दूसरा क्या है, दूसरा है कि वह अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि को बचाए रखने के लिए अपनी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकता है और प्रशासन कर सकता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 30 हो गया। ये क्या हो गया आपका आर्टिकल 30 हो गया। और ये पहला और दूसरा जो हो गया ये दोनों मिला करके आर्टिकल कितना हो गया, आर्टिकल 29 हो गया। तो यहां पर जितने भी आप माइनॉरिटी के स्कूल देखते हैं वो सारे माइनॉरिटी के स्कूल आर्टिकल 30 के अंतर्गत खुलते हैं। और सभी अल्पसंख्यक वर्ग जो हैं अपनी रुचि के अनुसार अपनी शिक्षा संस्था को स्थापित करते हैं, प्रशासन करते हैं, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई करवाते हैं, है ना। वो किस लिए करवाते हैं, क्योंकि उनकी भाषा, संस्कृति और लिपि सुरक्षित रह सके। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार की। संवैधानिक उपचारों के अधिकार यानी आर्टिकल 32 के बारे में भीमराव अंबेडकर जी क्या कहते हैं कि यह संविधान की हृदय और आत्मा है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। संवैधानिक उपचार के बिना हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उसका कोई मूल्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हमारे क्योंकि ये हमारे जो हैं क्या है, संवैधानिक उपचारों के बिना मौलिक अधिकारों को कोई मूल्य नहीं होता। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार से ही हम अपने आर्टिकल 12 से लेकर के और 30 तक जितने भी मूल अधिकार हैं वो सारे मूल अधिकार हमें संवैधानिक उपचारों के ही माध्यम से मिलते हैं। ठीक है ना, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया ना। तो संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत हमें अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए 5 प्रकार के रिट की व्यवस्था की गई है, यानी 5 रिट की व्यवस्था की गई है। और इन 5 रिटों के माध्यम से हम अपने मूल अधिकार को प्रत्यावर्तित करा सकते हैं, यानी इन्फोर्स कर सकते हैं, यानी लागू करवा सकते हैं। पहला रिट क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है जिसे हम अंग्रेजी में हैबियस कॉर्पस कहते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस रिट। तो हैबियस कॉर्पस रिट में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति जो पहले से अपराधी ना हो, घोषित अपराधी ना हो, वो अगर बंदी बना लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो उसे हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट
से हम यह याचना करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के माध्यम से कि हमें उस व्यक्ति को जिंदा हाजिर कराया जाए न्यायालय में, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसने अपराध किया है या नहीं किया है। तो वही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैबेस कॉर्पस रिट के माध्यम से गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश जारी करता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या संतोषजनक नहीं है तो न्यायालय व्यक्ति को छोड़ने का आदेश जारी कर देता है। ठीक है। दूसरा क्या है? परमादेश यानी मैंडामस। ठीक है, मैंडामस। परमादेश क्या है? यह आदेश उन परिस्थितियों में जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी, सार्वजनिक पदाधिकारी में बहुत सारे लोग आते हैं, ये जान लीजिएगा, इसमें आपका राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये लोग भी आएंगे। ठीक है, लेकिन कोई प्राइवेट व्यक्ति या प्राइवेट जो कंपनीज है वो नहीं आएगी, उसके खिलाफ आप परमादेश जारी नहीं करा सकते। ये केवल उनके खिलाफ परमादेश जारी करा सकते हैं जो सरकार से संबंधित हैं, लोक अधिकारी हैं, उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है, संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं किया है और आपके मौलिक अधिकार का हनन हो गया है, तो आप मैंडामस जारी करा करके अपने मौलिक अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। निषेधाज्ञा, इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? अंग्रेजी में कहते हैं प्रोविजन। प्रोविजन। और उत्प्रेषण रिट को कहते हैं सर्शियोरेरी। ये दोनों रिट जो है वो अदालत के लिए बनाए गए हैं। प्रोविजन में क्या कहा गया है? प्रोविजन में अगर कोई लोअर कोर्ट, नीचे अदालत का मतलब लोअर कोर्ट, अगर कोई लोअर कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर देती है और किसी दूसरे क्षेत्र की मुकदमे की सुनवाई करती है, तो हम प्रोविजन रिट जारी करवा करके उस मुकदमे को की सुनवाई को रोक सकते हैं। ठीक है। और सर्शियोरेरी में क्या होता है? उत्प्रेषण रिट में क्या होता है? अगर कोई निचली अदालत बिना सरकारी अधिकार के कोई कार्य करता है, जैसे मान लेते हैं कि वह अपने अधिकार क्षेत्र से बिल्कुल बाहर चला गया है ना, यानी कि अधीनस्थ जो न्यायालय है वह अपने पास लंबित मुकदमों का न्याय निर्णय कर देता है और वो ऐसे मुकदमों का न्याय निर्णय करता है जो उसको अधिकार नहीं मिला है करने के लिए। ठीक है, अधिकार नहीं मिला है, तो हम सर्शियोरेरी रिट जारी करा करके उस न्यायालय से जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायालय से ये कहलवाते हैं कि आप उसका मामला मत लीजिए, उस मामले को, निर्णय को वहीं छोड़ दीजिए और आप अपने से ऊपर की अदालत और सक्षम अधिकारी को ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि आप जो विचाराधीन मामला रखे हुए हैं, आपसे न्याय मिलने की उम्मीद नहीं लगती है। ठीक है, ये तब होता है जब हम जान जाते हैं कि जिस न्यायालय में हमारा मुकदमा है वो किसी का रिश्तेदार है और हमारे मूल अधिकार का हनन हो जाएगा, तो हम ऐसे रिट को जारी करवाते हैं। अधिकार परीक्षा, ये है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो कब जारी कराया जाता है? ऐसे किसी पद पर कोई व्यक्ति आकर के बैठ गया है जिसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है, गलत तरीके से उसने पद हासिल कर लिया है, तो हम अधिकार परीक्षा रिट जारी करवा करके उस व्यक्ति से पूछते हैं कि आप किस हैसियत से इस पद पर बैठे हैं, क्यों ना आपको पद से हटा दिया जाए। तो व्यक्ति सारे सबूत देता है कि हम इस पद पर इस हैसियत से बैठे हैं। अगर वो सबूत नहीं दे पाता है तो उसे पद से हटा दिया जाता है और आपके मूल अधिकार का हनन होने से रुक जाता है। तो ये सब 5 रिट हैं, जिन 5 रिटों को हम जारी करा करके अब मूल अधिकार का हनन रोक सकते हैं। ठीक है, अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पर हम लोग काम करते हैं। पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, भाग 3 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकार को सबसे पहले किस देश ने मान्यता दी? तो अमेरिका ने मान्यता दी। भीमराव ने किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? तो भाग 3 यानी मूल अधिकार को सबसे आलोकित भाग कहा है। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7 मौलिक अधिकार थे। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। कब कर सकता है पता है आपको? आपातकाल के समय। आपातकाल के समय। ठीक है, अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसके पास है?
तो सुप्रीम कोर्ट के पास है। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, या सभी। तो आंसर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 में है। कारखानों में किसी को नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी आयु 14 वर्ष से कम हो, 20 वर्ष से कम हो, 25 वर्ष से कम हो। तो यहाँ पे आंसर है 14 वर्ष से कम हो। अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? धर्म की स्वतंत्रता से है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो हड़ताल करने का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है। तो ये था आज का लेक्चर, और आज के लेक्चर में हमें लगता है कि आपको मौलिक अधिकार पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उस टेलीग्राम ग्रुप में आइए, हम लोग आपस में बात करेंगे, आपकी सारी क्वेरीज को शॉर्ट आउट किया जाएगा। ठीक है, तो जल्द ही हम नए लेक्चर के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।